सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन यहां पर ये है कि विच एज ग्रुप इज कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। इंडिया में जब हम फर्टिलिटी रेट को यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पीरियड पर किस एज ग्रुप को यहां पर कंसीडर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और इस टॉपिक में हम दो चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है फर्टिलिटी रेट और दूसरा है एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी हमारा चैप्टर है उसमें ये दो टॉपिक्स हैं जिसमें आपको फर्टिलिटी रेट के बारे में पढ़ना है और उसके बाद एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता चलेगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूलेज में आपको बताऊंगा जिनको याद करके आप एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हो। सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें बात करनी है फर्टिलिटी रेट की। तो फर्टिलिटी रेट में अगर आप देखोगे तो फर्टिलिटी रेट होता क्या है। फर्टिलिटी रेट का इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो अगर मान लीजिए कि किसी भी सोसाइटी में जो फर्टिलिटी रेट है अगर वो ज्यादा है तो आप ये मान लीजिए कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो तेजी से आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। एक पर्टिकुलर जो मीन वैल्यू है अगर वहां पर फर्टिलिटी रेट है तो आपका पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है वो कैसा होगा, वो स्टेबल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फर्टिलिटी रेट जो रिक्वायर्ड आपका वैल्यू है उससे कम है तो आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि फर्टिलिटी रेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर यहां पर बन जाता है जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी की पॉपुलेशन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। तो आखिर ये होता क्या है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट में अगर हम बात करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है ये महिलाओं से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने बच्चों को ऑन एन एवरेज यहां पर बर्थ देती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। एक सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो हमें फर्टिलिटी रेट को इस तरीके से यहां पर डिफाइन करना है कि एक कोई भी फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को बर्थ यहां पर देती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। अब अगर मान लीजिए कि इसी चीज को मैं फॉर्मूले से यहां पर आपको बताऊं तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप मान सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर एरिया आप यहां पर कंसीडर कर सकते हो। उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितने बच्चों का बर्थ हुआ है उसे आपको ऊपर लिखना है। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पॉपुलेशन जो है वो कौन सी कंसीडर करेंगे, टोटल पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे, टोटल फीमेल की पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे, या फीमेल में भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं उनको यहां पर कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो क्योंकि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो 15 से लेकर 49 ईयर्स तक आपको देखने को मिलेगी। वेरिएशंस यहां पर हो सकते हैं बट जो हम कैलकुलेशन के लिए एज ग्रुप कंसीडर करते हैं वो 15 से लेकर 49 ईयर्स होता है। तो हम लोगों को यहां पर क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अपॉन जो भी यहां पर टोटल नंबर ऑफ फीमेल है जिनका एज ग्रुप कितना है 15 से लेकर 49 तक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि फर्टिलिटी रेट को अगर हमें कंसीडर करना है तो कौन सा एज ग्रुप कंसीडर किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 15 से लेकर 49 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप है वो यहां पर कंसीडर किया जाएगा जब भी हम फर्टिलिटी रेट को यहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन फीमेल्स की जिनका एज ग्रुप 15 से लेकर 49 ईयर्स तक है, और इसे हम पर थाउजेंड के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। मतलब पर थाउजेंड पॉपुलेशन 15 से 14 ईयर फीमेल्स वाली, तो ये अपॉन में आएगा, फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके जो है वो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्टिलिटी रेट यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि एक ऑयल आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर ये ऑयल की फोटो क्यों लगाई है। तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। इसी तरीके से गाइस अगर आप इस फॉर्मूले को लगाकर, है ना, जो फर्टिलिटी रेट है अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे
तो वो यहाँ पर क्या है, उसे हम बोलते हैं क्रूड फर्टिलिटी रेट। क्रूड फर्टिलिटी रेट का मतलब ये हुआ कि 15 से लेकर 49 तक सभी फीमेल्स को आपने एक साथ कंसीडर कर लिया, तो अलग अलग एज ग्रुप में यहाँ पर कितने वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको एज स्पेसिफिक जो हमारा फर्टिलिटी रेट होता है वो कैलकुलेट करना होता है। उससे हमें ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा बच्चों को प्रोड्यूस कर रही हैं, और इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की फीमेल्स हैं जो कम बच्चों को प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो उसे हम एज स्पेसिफिक जो हमारा फर्टिलिटी रेट है उसमें यहां पर समझेंगे। अभी आपको यह ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो आपका फर्टिलिटी रेट निकलेगा वो क्रूड फर्टिलिटी रेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि फर्टिलिटी रेट, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर क्या कर लिया, हमने एक एक्सेप्टेड जो यहां पर वैल्यू है वो यहां पर मान ली है कि भैया एक एक्सेप्टेड वैल्यू जो है वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेड वैल्यू जैसे मान लो कि आपने यहां पर क्या कर दिया कि ये मान लिया कि ऑन एन एवरेज 2.1, ठीक है, फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारे देश में रिक्वायर्ड है ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहे, ना इससे ज्यादा पॉपुलेशन हो ना इससे कम पॉपुलेशन हो। तो जैसे इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो वो जो एक्सेप्टेड वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट आपको देखने को मिलेगा, वो अभी के लिए कितना है, वो 2.1 आपको देखने को मिलता है। अगर यहां पर क्या है कि 2.1 आपको देखने को मिलेगा, तो इस केस में आप ये मान लीजिए कि जो आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन यहां पर रहेगी वो कैसी रहेगी, वो स्टेबल रहेगी, है ना। मतलब इतने लोग रहेंगे तो पॉपुलेशन में नए लोग ऐड होते रहेंगे, और जिनकी डेथ होगी वो एलिमिनेट होते रहेंगे। लेकिन इतना फर्टिलिटी रेट अगर रहेगा, ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चों को अगर यहाँ पर जन्म देंगी महिलाएं, तो आप ये मान लीजिए कि पॉपुलेशन यहाँ पर स्टेबल रहने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके देश में, आपकी सोसाइटी में फर्टिलिटी रेट जो है ये यहाँ पर क्या हुआ कि इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, और दूसरे केस में इससे कम यहाँ पर हो गया तो क्या हो गया। ठीक है, तो याद रखना कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो यहां पर क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ज्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है, बर्थ रेट आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू जो है वो 2.1 से कम है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो जो पॉपुलेशन है वो यहां पर आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। जैसे साउथ एशियन रीजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया को छोड़ दें, इंडिया ने काफी ज्यादा पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है, बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं भी किया है, सिंपल सी बात है। लेकिन फर्टिलिटी रेट डिजायर्ड नंबर से जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। यूरोप वगैरह में देखोगे, चाइना वगैरह में देखोगे तो ये नंबर कम है, इसलिए वहां पर पॉपुलेशन आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा अब एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर नंबर आपको देखने को मिल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कि भाई आपकी जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कैसी है, वो रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच गई। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या हुआ कि जितने लोग आपकी पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं उतने ही लोग एलिमिनेट हो रहे हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है वो लगभग आपको जीरो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने ना कुछ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी होता है। जैसे मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि 15 से लेकर 49 तक हम एक क्रूड जो एज ग्रुप है वो यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन 15 से लेकर 24 एज ग्रुप में हो सकता है कि फर्टिलिटी रेट अलग हो, 25 से लेकर 39 में फर्टिलिटी रेट अलग हो, 40 से लेकर 49 तक जो आपको एज ग्रुप देखने को मिल रहा है उसमें फर्टिलिटी रेट अलग है। ये मैंने एक टेबल आपके सामने बनाई है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो ये है, और ये नंबर ऑफ लाइव बर्थ आपको ये देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि मुझे इस वाली वैल्यू को कंसीडर करना है तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो है गाइस मैं यहाँ पर ऊपर लिखूंगा, ये हो गया आपका 7000, इसे यहां पर लिखूंगा मैं 35,000, और इसके बाद मैंने बोला है कि 1000 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, ये 200 आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको कितना लिख लिया, ये 200 लिख दिया है। मतलब इस पर्टिकुलर एज ग्रुप का जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, वो लगभग 200 आपको देखने को मिल रहा है। 25 से लेकर 39 में भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी लगभग कितनी आएगी, इसकी भी वैल्यू जो है वो 2000 यहाँ पर आएगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5000, है ना, अपॉन ये हो गया आपका 30,000। ठीक है, इंटू 1000 यहाँ पर ये कर दिया हमने। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा लगभग, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 500 डिवाइडेड बाई 3। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू हमको देखने को मिलेगी
ठीक है, 166 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि इनका जो फर्टिलिटी रेट यहाँ पर आने वाला है वो कितना आने वाला है, ये 167 यहाँ पर आने वाला है। तो जब हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालते हैं तो उसमें एज ग्रुप के साथ हम वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर मिलेगी कि कौन से पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितना फर्टिलिटी रेट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब इसी तरीके से गाइस अगर मान लीजिए, है ना, इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हमें अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया का टोटल फर्टिलिटी रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आपने ये एज ग्रुप लिखा हुआ है, फीमेल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ वगैरह लिखा हुआ है, इसे हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। 200 आया था हमारा फर्टिलिटी रेट, ये आया था 200। इसके बाद वाला जो है वो 166 आया था, लेकिन हम उसे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 170 यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल कितने एज है, 15 से लेकर 24 तक 9 और 15 एक अकेला, तो 10 एज यहाँ पर आपको इंक्लूडेड देखने को मिलेंगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितना है, 14 और एक ये 15 हो गया, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 9 और एक ये 10, तो ये टोटल कितनी है, 35 एजेस को जो है वो हमने यहां पर कंसीडर किया है। जब भी हम टोटल फर्टिलिटी रेट निकालेंगे गाइस, तो टोटल फर्टिलिटी रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। तो इसका सम कितना आएगा, 570 इनटू, यहां पर अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 35, और उसके बाद इसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे। तो इससे जो भी वैल्यू यहां पर मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो टोटल फर्टिलिटी रेट आपको देखने को मिलेगी। तो ये फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, क्रूड फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट, इनमें ये वेरिएशंस होते हैं। इन वेरिएशंस को आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर क्लियर कर दिया है कि कैसे आपको इसका आंसर करना है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर कैसे, मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी पर्टिकुलर सोसाइटी है वहां की पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के एज ग्रुप के लोग जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि जो एडल्ट हैं, या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो बच्चे हैं, जो एजिंग पॉपुलेशन है उनकी बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 3 तरीके की जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर बना दिए। ठीक है, एक तो मैंने ये बना दिया कि जिनकी उम्र क्या है कि लेस देन 15 ईयर्स आपको देखने को मिल रही है। एक ग्रुप अगर आप देखोगे तो ये मैंने बना दिया 15 से लेकर 64 ईयर्स तक की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है। और एक पॉपुलेशन ऐसी है जिसका एज ग्रुप क्या है, 64 ईयर्स से आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले वाले जो है वो कौन से हैं, ये बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरे वाले में वर्किंग पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, और तीसरे वाले में जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है, बुजुर्ग लोग जो है वो उनको यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। जैसे इंडिया का एज स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो लगभग 58.7 है, एज पॉपुलेशन जो है वो 6.9 है, और बच्चे जो है वो 34.4% है। तो हमारे यहाँ पर ना एजिंग पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी कम है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट और थर्ड वाले लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इन्हें क्या मानते हैं, इन्हें डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो कैसी है, वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये खुद इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन और बच्चों की पॉपुलेशन जो है एज कंपेयर टू एडल्ट पॉपुलेशन वो कैसी है, वो कम है। हमारे यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंट है। तो अगर हम उन पर्टिकुलर जो ये वर्किंग पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि नॉन डिपेंडेंट पॉपुलेशन देखने को मिलती है, अगर हम उन्हें एक अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, स्किल और एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एज स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए पॉजिटिव यहाँ पर होगा, इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट जो है वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर अगर आपके यहाँ पर एडल्ट और चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी। तो अगर आपने उनको डिपेंडेंट अभी नहीं बनाया, मतलब आप ये मान सकते हैं डिपेंडेंट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट आपने नहीं बनाया, उनको रिसोर्सेस वगैरह प्रोवाइड नहीं किए, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करी, तो आगे चलकर जो है वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो हैम्पर करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये लोग जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन लोगों ने जितना काम करना था कंप्लीट कर लिया है, अब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इनके पास अवेलेबल नहीं है। इनके ऊपर जो है वो हमें मेनली फोकस करना है ताकि ये अनएम्प्लॉयड ना रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से यहाँ पर दूर ना रहे। ये चीज अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि एक चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो,
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये वाली चीज जो है वो डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पर कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिपेंडेंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, इसमें लेस देन 15 ईयर्स प्लस ग्रेटर देन 64 ईयर्स, इनकी पॉपुलेशन को ऊपर यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपके 15 से लेकर 64 ईयर्स तक की पॉपुलेशन वाले लोग हैं उनकी पॉपुलेशन को आप यहाँ पर लिखोगे, और ये चीज ना परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। तो इसका मतलब है कि इसको आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे डिपेंडेंसी रेशियो आ जाएगा। अगर डिपेंडेंसी रेशियो किसी भी सोसाइटी में ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम है, इसका मतलब है कि वहां पर जो वर्किंग क्लास है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री की फ्यूचर को बहुत ग्लोरीफाई यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है। तो टोटल डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में बात करी गई है, यही फॉर्मूला कि चिल्ड्रन जिनकी एज 0 से 14 तक है, पॉपुलेशन जिनकी 65 ईयर है। देखो कैलकुलेशन में 64, 65, कई जगह पर 70 भी कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो है वो 64 जो टर्म है वो यहाँ पर यूज किया गया है, तो आप उसी को यहाँ पर याद रखेंगे 64, और फिर ये 15 से 64, तो ये इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, और इसको 100 में हमने मल्टीप्लाई किया है। रीजन क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी रेशियो है इसको हम परसेंटेज में यहाँ पर कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कवर होता है, और ये दोनों टॉपिक जो है वो हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। मुझे लगता है कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप हमारे साथ अपने सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, आप उनको विजिट करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अवेल करें, तो आप मेरा कूपन कोड बॉन्ड जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड पर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, इस कूपन कोड को यूज करने के बाद आप उसको यहाँ पर अवेल कर पाएंगे। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।